हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रेज़ॉक्सी का जो पेपर हुआ था उसका पूरा पेपर को डिस्कस करने वाले अच्छे से। ठीक है, तो जो भी तुम लोगों में से कि जिसने भी डाउट्स पूछे हैं वो सब डाउट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके अलावा और भी मुझे जो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि तुम्हें याद रखना चाहिए इन द लॉन्ग रन, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे रेज़ॉक्सी के पेपर में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए वन से। सेक्शन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेक्शन ए में दो पार्ट्स थे, A1 और A2। A1 में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, यहाँ पे मतलब ऑप्शंस दिए थे, तो तुम्हें बस टिक मार्क करके बस करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तुम चाहिए तो सॉल्यूशन में दिखाने तो दिखा सकते थे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं इसको। इसके पहले मैं पूरा पेपर बता दूं कैसा था। पूरा पेपर ओवरऑल इजी और मॉडरेटली इजी के बीच में था, मतलब इजी और मीडियम के बीच में एग्जैक्टली था। ज्यादा भी डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं था, ये मीडियम और इजी के अप्रोक्सीमेटली बीच में बोला जा सकता है इस पेपर को। सेक्शन ए बी और सी तीनों इजी थे। ठीक है, पहले तीन सेक्शन में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी किसी को। सेक्शन डी थोड़ा सा ट्रिकी था एक दो जगह पे, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जहां पे भी ट्रिकी था, जहां पे भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए थे, और जो भी तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे उसके हिसाब से मैं पूरा क्लियर करूंगा। आज अपन बस स्टार्टिंग के थोड़े दो तीन सेक्शन देखने वाले हैं, मेरे ख्याल से A1 और A2, और मेरे ख्याल से सेक्शन बी और सी के थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा जो बचे हुए क्वेश्चन है सेक्शन सी और सेक्शन डी वो पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन A1 से। A1 में मैंने जितने क्वेश्चन हो सके वो सब मैंने लिखे हैं, और तुम लोगों में से जितने भी मेरे ख्याल से 6th और 7th और 8th ये तीनों डाउट्स पूछे थे लोगों ने, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 10th वाला तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं तुम लोगों को। तो देखो, द वैल्यू ऑफ 2.6 बार माइनस 0.9 बार। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, याद होगा तो, कि बार का मतलब क्या है कि नंबर रिकरिंग है। ठीक है, 2.66666 ऐसे जा रहा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुम चाहे तो रफ में कर सकते हो। ठीक है, 2.6 का बार ये लिखा। सबसे पहले डेसिमल में 10 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। क्यों? क्योंकि बार जो है वो एक ही पे है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 26.6 बार बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। ये सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो 10x माइनस एक्स ये बन जाएगा 9x, 26 माइनस 2 बन जाएगा 24। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 24/9। ये 3 से जा रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 8 जा 3 3 जा, तो 8/3 आ रहा है इसकी वैल्यू। सिमिलरली 0.9 बार को भी निकाल लेते हैं, और अपन ये पहले भी निकाला है 0.9 बार, तो अभी भी एक और बार निकाल लेते हैं। 10 से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.9 बार। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे वापस से। इसको मैं चाहिए तो y बोल देता हूँ, नहीं तो दोनों x हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये x है ये y है। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस माइनस दिस करोगे तो 10y माइनस 9y, 10y माइनस y 9y बन जाएगा। 9.9 बार माइनस 0.9 बार तो 9 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, और x की वैल्यू आ गई 8.3। लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है, इसका मतलब 8/3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3/3 विच इज इक्वल टू 5/3। हेंस सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, सिमिलरली आगे क्वेश्चन तो और भी इजी है, तो देखते जाओ। तुम लोगों मैंने ये चीज याद दिलाई थी कि जब भी यहाँ पे रेडिकल पावर आता है, जैसे कि यहाँ पे क्यूएथ पावर क्यूएथ रूट आता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर p/q। ये मैंने तुम लोग को अच्छे से बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी रूट पावर होता है मतलब उसको लिखना है तो उसको 1/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, अंदर से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3। देखो ये अंदर वाली जो चीज है ये बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया है। फिर फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की पावर 2/3 अंदर था, और वापस से फोर्थ रूट है, तो इसका मतलब और वापस से 1/4 हो जाएगा। देखो पावर्स दोनों ऐसे हो रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1/4। ये बन जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, ऊपर में 1 आ रहा है नीचे में 6 आ रहा है, तो 2 की पावर 1/6। हेंस वापिस से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे a² माइनस b² याद होगा तो तुम लोग को मैंने बताया था, a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसी की प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। 249² माइनस 248², तो ये बन जाएगा 249 प्लस 248। बैठ के स्क्वायर नहीं निकालना था, इसका स्क्वायर निकालोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, देखते जाओ। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 249 प्लस 248, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और 497। तो पहला सम आ गया 497,
249 माइनस 248 बन जाएगा 1। तो देख सकते हो कितना आसानी से हमने बिना स्क्वायर निकाले सॉल्व किया है। 497, हेंस कौन सा आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें मार्क करते जाना है सही से। यहाँ पे तुम अगर 249 का स्क्वायर निकालो, 248 का स्क्वायर निकालो, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी वाला प्रोसीजर नहीं यूज करना है, शॉर्टकट चीजें सोचनी है। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। a प्लस बी प्लस सी दिया है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 40। ठीक है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए देख सकते हो ये अगर तीनों टर्म्स दिख रहे हैं तो तुम्हें एक ही चीज सोचनी चाहिए, जो ये वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है तो तुरंत हो जाता है, अगर नहीं याद है तो बैठे रहोगे इस पे पूरे दिन तक। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखो 9 है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो। 2 इंटू ये बन जाएगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 40, तो ये बन जाएगा 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 2 8 और 0 एक और है ही, 80 को इस साइड भेज दो। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 80, हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हो कि ये भी आसानी से आंसर आ गया, बट इसको तभी याद, यही तभी कर पाओगे जब ये फॉर्मूला अच्छे से याद है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये आगे बहुत जगह यूज होने वाला है, लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बस पूछा था, एक एक मार्क के क्वेश्चन है, तो बस देखो हर एक में एक एक चीज है। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इन्वॉल्व है, यहाँ पे पूरा रेडिकल वाला इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होता है तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो कंसेप्ट क्लियर लो। इसके बाद ये एक फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे पूछा है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम याद होता है तुम लोग को, अगर याद है तो अगर x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब gx, चलो मान लेते हैं x प्लस 1 है, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जीरो ऑफ gx निकालते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ gx निकालने पे क्या मिलेगा, देखो सोचो, इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी -1। तो बस अब तुम्हें क्या चेक करना है, जो भी gx का जीरो आया है इसको चारों पॉलिनोमियल्स में पुट करो, चारों जो ऑप्शंस है उन सब में पुट करो x की जगह -1, और जिसमें भी वैल्यू जीरो आई इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम यही तो होता है ना, कि जो भी पॉलिनोमियल में अगर वो जो जीरो पुट करते हैं और अगर उसकी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब वो जो चीज है वो उसका फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए ऑप्शन p ऑफ -1 निकालेंगे। मैं सबको px ही मान रहा हूं, ठीक है, तो ये p ऑफ -1 तो बन जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देख सकते हो 1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 आ रहा है, बट ये 0 नहीं है, मतलब ए ऑप्शन गलत है। सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, भी देखना सब, p ऑफ -1 सेकेंड वाला बी ऑप्शन देखो, तो ये बन जाएगा -1 का क्यूब, तो -1 का स्क्वायर तो +1 -1 प्लस 1। तो देख सकते हो 1 -1 सब कैंसिल, और ये बन रहा है 0, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तुम चीजों बाकी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, बस खुद की तसल्ली के लिए कि अपना जो आंसर है वो सही है कि नहीं। इसमें भी x की जगह -1 पुट करो तो -1 की पावर 4 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 है, तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 बन रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। फिर एक और लास्ट ऑप्शन में चेक करना है तो कर सकते हो, p ऑफ -1 इसमें पुट करो, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, 3 की पावर -1 का क्यूब -1, तो ये बन जाएगा -3, फिर ये बन जाएगा 3 + 3, ये बन जाएगा -1 + 1। तो इस तरीके से -3 और 3 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, ये बन रहा है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली जो कंडीशन जो 0 आ रही है वो बी ऑप्शन के लिए है। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ही अगर x + 1 को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर तुम x + 1 से डिवाइड करते हो तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें अगर करना है तो लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, सबको लॉन्ग डिवीजन करते मत बैठना, सीधा फैक्टर थ्योरम का यूज करो कि जिसका 0 निकालो, इसका 0 निकाल के इन सब में पुट करो, जो भी वैल्यू 0 आई वो अपना फैक्टर है, ठीक है, और जो नहीं आया उसका फैक्टर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन A1 का, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म। तो याद होगा तो मैंने इसको तुम लोग को जूम पिछले बार जूम सेशन में भी पूछा था,
तो उसके हिसाब से अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, याद होगा तो। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 रहता है, और वो फॉर्म कैसा रहेगा, वो 1,0, 2,0, 3,0, 100,0, -100,0। तो हमेशा उसका जो y कोऑर्डिनेट है यानी ऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा। हेंस वो जो फॉर्म है इसका क्या रहेगा, Cx,0। अगर उसने पूछा होता है एनी पॉइंट ऑफ द y एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा एब्सिस 0 रहेगा, और वो फॉर्म 0,1, 0,2 ऐसे रहेगा। तो उसके लिए अगर आंसर लिखना होता तो बी ऑप्शन आता, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज द फॉर्म 0,y, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज द फॉर्म x,0। तो इस तरीके से सेक्शन ए के क्वेश्चंस है A1 के। ऐसे ही A2 के क्वेश्चन है, A2 में ऑप्शन नहीं दिए थे तो तुम्हें थोड़ा सा उसको सॉल्व करके दिखाना तो था ही ऑफकोर्स, ठीक है। इतना समझो, लिखो, आगे बढ़ते हैं सेक्शन A2 पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो एक एक सबको डिस्कस करेंगे। मैं आज ये लास्ट के क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, सेक्शन बी के जितने हो सके मैंने पूरे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनको अभी भी जिन्होंने डाउट्स नहीं भी पूछे हैं वो भी पूछो, क्योंकि सेक्शन सी और सेक्शन डी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन छोटा सा भी दिक्कत भी हो रही थी तो वो भी पूछो वो क्वेश्चन, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन बी तक ये पूरा आज का डिस्कशन रहेगा, तो उतना कर लेते हैं फटाफट खत्म। तो सेक्शन पहले A2 देख लेते हैं, बी पे आने के पहले सेक्शन A2 में कुछ डाउट्स थे। तो 13th और 16th वाला डाउट था, बाकी सब तो बहुत सिंपल थे, हो जाने में चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई और भी डाउट भी रहेगा तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चल 13th, ये बहुत लोगों को दिक्कत गया था, मेरे को 2-3 लोगों ने डाउट पूछा था 13th वाला, विच रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें √2 की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेटली बताई थी। √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1.732। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर्स है, और इरेशनल में जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल जो होता है वो नेवर एंडिंग रहता है, कि इसमें चलते रहेगा, इसमें भी चलते रहेगा डेसिमल्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे √2 और √3 यहाँ पे बस मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ। अब उसने क्या पूछा, विच, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन रैशनल नंबर। तो इन तीनों में से कौन सा रैशनल नंबर है पहले तो ये देखना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, √2 प्लस √3/2। तो सोचो क्या √2 प्लस √2 तो एक इरेशनल है, √3 भी एक इरेशनल है, इरेशनल प्लस इरेशनल। तो इरेशनल प्लस इरेशनल तो क्या होगा, इरेशनल ही रहने वाला है, क्योंकि √2 प्लस √3 अगर देखोगे तो बट ऑब्वियस दोनों √2 प्लस √3 इसके अलावा कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हो। देयरफॉर पहला वाला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हमें ये चूज करना है कि कौन सा वाला रैशनल है। तो देखो √2 इंटू √3/2, अगर इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा √6/2, और √6 वापस से एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √6 ऐसे का होपफुली समझ में आया सबको। रूट कॉमन लिया और 2 इंटू 3 क्या मैंने सीधा, तो ये भी इरेशनल है, तो ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। ओनली फिर पॉसिबल आंसर जो है वो है 1.5, क्योंकि 1.5 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, लिख सकते हो 15/10, 5 3 15, 5 2 10। तो देख सकते हो ये एक रैशनल नंबर है, और बट ऑब्वियस रैशनल नंबर 1.5 जो है वो 1.5 इन दोनों के बीच में ही है। देखो 1.5 1.414 से बड़ा है, 1.732 से छोटा है। देयरफॉर रैशनल नंबर पूरा लिखना अच्छे से, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो इस तरीके से तुम लोग को आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। दिस इज एन इरेशनल नंबर, therefore not valid. This is also irrational number, not valid. This therefore the rational number 1.5 lies between √2 and √3. फिर नेक्स्ट एक 16 क्वेश्चन में लोगों ने मुझे डाउट पूछा था कि ये 16 क्वेश्चन कैसे करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, कोई भी बक्सा जो होता है वो क्यूबॉइड ही होता है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लिया जाए तो तुम्हारा जो कंप्यूटर रहता है उसमें जो सीपीयू रहता है, सीपीयू का जो वो डब्बा रहता है वो एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड डब्बे में क्या होता है कि लेंथ होता है कुछ, ठीक है, लेंथ, ये ब्रेथ और कुछ हाइट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उसने ये पूछा, देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमें दिया है LBH यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 2x² - 16, फाइंड इट्स पॉसिबल डायमेंशन। पॉसिबल बोला है, हमें एग्जैक्टली बता तो नहीं सकते क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली तुम्हें इसमें करना क्या है, 3 फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले 2 कॉमन आएगा, देखो दोनों में से 2 कॉमन बचेगा, x² माइनस कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा। फिर इसके बाद देखो एक तो बाहर आ गया, इसमें और 2 फैक्टर्स निकालने हैं क्योंकि LBH 3 फैक्टर्स हैं।
तो 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख लो x का स्क्वायर और इसको लिख लो 8 को लिख क्या सकते हैं, किसका स्क्वायर है 8, तो 2√2 का होल स्क्वायर। तुम चाहे तो इसको अगर ऐसे नहीं जम रहा है तुम पहले इसको ऐसे लिख सकते हो √8 का होल स्क्वायर। तो ये भी चलेगा वो भी चलेगा, दोनों मतलब सेम थिंग है। तो जब देखोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे a² माइनस b², तो ये बन जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस √8 और a माइनस बी यानी x माइनस √8। तो देख सकते हो 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशंस आर, ऐसे लिख दो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, लेंथ को तुम अभी इसमें लेंथ कौन सा ब्रेथ कौन सा हाइट कौन सा बोल ही नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हो तुम चाहिए तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 2x प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2 एंड x माइनस 2√2। तो इस तरीके से ये 3 पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है। इनमें से ये भी लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है, ये हाइट हो सकता है, जो भी है ठीक है। वो यहाँ पे कुछ दिया नहीं, उसने पॉसिबल डायमेंशन पूछा है, तो इस तरीके से तुम्हें लिख के छोड़ना है। मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन बस इतना है जो तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है। अगर यहाँ पे क्यूबॉइड है तो 3 चीजों में फैक्टराइज करना है। अगर यहाँ पे सपोज ये वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर है तो 2 चीजों में फैक्टराइज करना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो 2 चीजों में से फैक्टराइज करना है। बस फैक्टराइज करने वाला मेथड याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे सेक्शन बी अच्छा था, वह थोड़ा सा अच्छा था एज कंपेयर टू सेक्शन A1 और A2। तो सेक्शन बी में देखो 22nd क्वेश्चन डाउट पूछा था मुझे एक दो लोगों ने, तो वो फटाफट कर लेते हैं। तो a की पावर 3 b की पावर 4 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे पावर हाफ आएगा, इंटू a की पावर 4 b की पावर 3 यहाँ पे क्यूब रूट है, तो पावर यहाँ पे 1/3 आएगा। देखते जाओ, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, a की पावर 3 पावर हाफ, b की पावर 4 पावर हाफ, a की पावर 4 पावर 1/3, b की पावर 3 पावर 1/3। तो सारे पावर जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 इंटू 1/2 में सीधा लिख रहा हूं 3/2, 4 इंटू 1/2 यानी 4/2, 4/2 क्या होता है b स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बचेगा बस। फिर यहाँ पे a की पावर 4 इंटू 1/3 ये 4 है, 4 इंटू 1/3 बन जाएगा 4/3, और 3 इंटू 1/3 3 कैंसिल, तो b की पावर 1 बचेगा। तो देखो अभी दोनों को ऐड करते हैं, जो भी a वाले टर्म्स है उनको साथ में ले लो। तो a की पावर देखो मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। a की पावर 3/2 प्लस 4/3, और यहाँ पे b की पावर देखो ये वाले दो टर्म्स, b की पावर 2 प्लस 1। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो ये बन जाएगा a की पावर 17/6, और ये बन जाएगा b का क्यूब। तो इस तरीके से तुम्हें सिंप्लीफाई करके आंसर छोड़ना है इसको। ठीक है, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर तुम्हें करना है तो करो, लेकिन इसके आगे लिखोगे तो बस ये फाइनल आंसर छोड़ना है इस तरह से। नेक्स्ट फैक्टराइज करना है। इसमें बहुत लोगों ने, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने दिक्कत की होगी, अभी तो मैंने चेकिंग करना स्टार्ट नहीं किया। एक बार स्टार्ट करूंगा, तुम लोग को अपने अपने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर एक बार खत्म होने के बाद। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत लोगों ने शायद गलतियां की होगी। लोगों ने क्या किया होगा, इसको ओपन किया होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो ओपन करने के बाद उसके बिना भी अगर करना है तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको टी मानो, इसको भी टी मानो, मतलब देखो 3x प्लस वाई को चाहिए तो एक वेरिएबल मान लेते हैं, बार बार 3x प्लस वाई कौन लिखेगा, इसलिए मैंने उसको टी लिख दिया, इसको टी लिख दिया। तो ये बन जाएगा 5t² प्लस 6t माइनस 8। लेकिन देखो उससे कुछ फायदा हो रहा है कि देखना पड़ेगा। इसको अगर टी मानोगे तो ये जो बनेगा ऐसे कुछ बनेगा 5t² प्लस 6t माइनस 8। अब देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक है तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखो 8 5 40, तो 8 मतलब 2 2 2 और 5 मतलब ये है। तो देखो फैक्टराइज हो रहा है 5 2 10 और 4 हो रहा है एकदम। तो इसीलिए क्या करना है, यही मेथड यूज करना है कि तुम्हें इसको बिना ओपन किए, देखो तुम चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर सही आएगा, उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लेंथी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको 3x प्लस वाई को टी मानूंगा। देखना अभी ध्यान से, तो ये बन जाएगा 5t² प्लस 6t माइनस 8। ठीक है, फिर ये फैक्टराइज हो रहा था, देखा था मैंने 10 और 4, तो 5t², 6 को लिखेंगे 10, 6t को लिखेंगे 10t माइनस 4t माइनस 8। तो देखो ये क्या बन रहा है, 5t कॉमन आ गया, बचेगा t प्लस 2 इन दोनों में,
इसमें -4 कॉमन आ रहा है, बचेगा t+2। तो फाइनली क्या बच रहा है 5t - 4 इंटू t+2। बस अब t जो हमने लिखा था वो वापस से उसको y पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस मैंने t को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि बार बार मुझे 3x + y लिखने का त्रास नहीं उठाना है, तो मैं सीधा ही मैंने इसको t लिख दिया। और फिर देखो भी क्या बनेगा, t की जगह पुट कर दो 3x + y -4, यहाँ पे भी 3x + y +2। देखो हो गया काम, मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 15x + 5y -4 3x + y +2। देखो कितना अच्छे से, इतना आसानी से फैक्टराइज हो गया। तुम चाहे तो इसको ओपन भी करके देख सकते हो, लेकिन ओपन करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा फैक्टराइज करना, इसीलिए बिना ओपन किए यहाँ पे देखो 3x + y भी है, यहाँ पे भी 3x + y है, सीधा उसको t मान लो। और t मान के जो भी फैक्टराइजेशन हो रहा है लास्ट में वापस से t की वैल्यू पुट करना मत भूलना, क्योंकि आंसर अपना x और y में है, तो आंसर अपना t में नहीं आना चाहिए, आंसर है वापस से x एंड y के टर्म्स में ही आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, याद होगा तो सीधा इसको 0 कर देते हैं, ये चीज को सीधा 0 करो तो देखो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज एक और यूज कर सकते हैं, a² - b² की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a + b a - b। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा, ये -2 और 2 कैंसिल, तो ये बन रहा है 2x। और अगर उधर देखोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2 - x -2 = 0। x और x कैंसिल हो गया इसके अंदर, तो ये बन गया -4 2x इंटू -4, तो ये बन रहा है -8x = 0। -8 को ट्रांसपोज करो उस साइड, तो 0/-8 दैट इज x = 0/anything, तो 0 रहने वाला है। इसका मतलब इसका जो 0 है वो एक्चुअल में 0 ही है। चलिए तो पुट करके देखते हैं, x की जगह 0 पुट करो तो 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4 +4 0 + 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 - 4 0। तो देख सकते हो 0 पुट करने पे यहाँ पे 0 ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम चाहे इसको सीधा स्क्वायर ओपन करके भी करना है तो कर सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो px पॉलिनोमियल को, और लास्ट में जो भी फंक्शन आ रहा है उसको = 0 भी कर सकते हो। फिर आज का वो लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दो पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा, k की वैल्यू निकालनी है सच दैट इसमें ये जो है इसका सोल्यूशन है। तो इससे स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये जो x और ये y है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें स्टेटमेंट्स लिखने हैं, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें अपने आप खुद से लिखना है। एज 1, -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, Hence we can say that 1, -1 x = 1 and y = -1 will satisfy this equation। मैं सीधा पुट कर रहा हूं, x की जगह 1 y की जगह -1, इसमें पुट कर दिया। बस अब k की वैल्यू निकालनी है, तो बन जाएगा 3 + k = 8। k की जगह मतलब 3 को उस साइड भेज दो तो 8 - 3 implies k = 5। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, k की वैल्यू आ गई 5। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट लाइंग ऑन इट्स ग्राफ। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन हमारे पास बन गया है 3x, k की वैल्यू है 5 = 8। तो देखो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब उसने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट। ये तो एक पॉइंट था, देख सकते हो 1, -1 एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट, अब यहाँ पे बहुत लोगों के अलग अलग आंसर्स वेरी हो सकते हैं, क्योंकि याद होगा तो ये एक लाइन है और लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उसने मुझे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट, तो अनदर में तो कोई भी इनफाइनाइट में से कोई भी पॉइंट आ सकता है। तुम चाहिए तो इसको x की जगह 0 पुट करो तो y की वैल्यू आएगी। देखो पुट x = 0, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3 × 0 -5y = 8, तो ये बन जाएगा 0 - 5y = 8 -5y = 8, यानी y आएगा -8/5। देयरफॉर जो अनदर पॉइंट एक और निकाला हमने वो है 0, -8/5। तुम चाहे तो y को भी 0 पुट कर सकते हो, तो तुम्हारे पास आएगा 8/3, 0। तुम चाहे तो x को 2 पुट कर सकते हो, तो उसमें आएगा तुम्हारे पास कितना, -2/5। तो 0, -2/5 सॉरी 2, -2/5। ऐसे अलग अलग टाइप के आंसर्स तुम लोग के सबके अलग अलग हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई डिफिकल्टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबके आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो फिर यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ सेक्शन बी तक। जितने भी मैंने मेरे को लगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी तुम लोगों ने पूछे थे, वो सब मैंने डाउट्स क्वेश्चन जो भी थे वो सब क्लियर कर लिए हैं।
इसके अलावा और भी अगर कोई सेक्शन कोई क्वेश्चन में डाउट होगा सेक्शन बी तक, तो तुम लोग पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में हो सके तो डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास में तो अपना ये प्लान रहेगा कि सेक्शन सी और सेक्शन डी उसमें मिला के टोटल मेरे ख्याल से 14-15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको फटाफट 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 10 या 12 क्वेश्चन रहेंगे मैक्स, तो उसको फटाफट जो भी है उनको डिस्कस करेंगे और फिर अपना रेजोक्सी का जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो तुम लोग भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग के स्कूल में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं, तो तुम लोग एक बार यूनिटी में आके एक बार सब बता दो मुझे कौन सा एक चैप्टर नया स्टार्ट करना है। अगर फीजिबल रहा वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं तो अपने इसका नेक्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से वो यूक्लिड ज्योमेट्री है शायद, जो भी है देख लेंगे एक बार, और जो भी चैप्टर उसका स्टार्ट कर लेंगे। एक बार तुम लोग अपने आपस में डिस्कस करके एक बार मुझे एक बार फाइनल करके बता दो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।